इसके आगे का पेज नहीं है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हो सकता है ये पहले वाले हो। हम्म, अच्छा हाँ सॉरी, ये मैंने पहले वाले डाउनलोड कर दिए। हम्म। हम्म। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस के अंदर क्या करना है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो नॉर्मली अपने यहाँ पर इक्विटी वाले, यहाँ पर अपन शेयर कैपिटल का मतलब क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और उनका अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उसमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि अगर उन्होंने डिविडेंड जो वो लेस नहीं किया है तो उसको इसके अंदर डिविडेंड जो वो आपको लेस करना है। ईगो मत रखिएगा, आप कर दीजिएगा अगर वो आगे वाले नहीं करते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव के केस में उनका डिविडेंड जो वो देना ही होता है। अगर आप इस साल नहीं दे रहे हो तो आगे वाले साल दोनों सालों का मिला के देना है। और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। समझ समझ पा रहे हो बात? हम्म। हम्म। एडवांटेज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सिंगल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ग्रुप, पूरे ग्रुप की जो डिटेल बताने वाला एक डॉक्यूमेंट है, मतलब कि एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी जो वो पता कर पाएंगे, क्योंकि अकेले की अगर देखोगे तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी जो है उसका ही पता चलेगा कि उसकी एसेट और उसकी लाइबिलिटी के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन अगर आपको पूरे ग्रुप की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो पता चल जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ होल्डिंग कंपनी मार्केट, और मार्केट में क्या है वो पता चल जाएगा थ्योरेटिकली। कंपोनेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और उसके अलावा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन केस ऑफ पेरेंट, जो है पेरेंट कंपनी जो भी है, प्रेजेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है तो उस केस के अंदर उसे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है। ठीक है। और उसके बाद में नोट्स एंड स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल जो भी है, चेंज इन इक्विटी वगैरह के जो बनते हैं वो सारे के सारे बनाने ही है। उसके बाद में माइनॉरिटी, हाँ ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नेगेटिव बैलेंस के रूप में नहीं शो करेंगे एक्सेप्ट इन द सिचुएशन वेयर आउटसाइडर हैव बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर दैट। ये वाला पॉइंट जो थोड़ा समझ लीजिएगा। अब क्या हुआ, कंपनी की सिचुएशन ये हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल है इनकी 1 लाख रुपीज की, और रिजर्व एंड सरप्लस जो हो गए माइनस के 2 लाख रुपए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मान लीजिए 30%, तो अपन क्या कहेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये कितना लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का 30% जो कि आ गया 30,000, और रिजर्व एंड सरप्लस का माइनस का
2 लाख और इसका 30%, जो कि हो गया 60,000 माइनस का। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितनी बता रहे हैं, माइनस के 30,000। अब ये क्यों लिखा गया है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को माइनस में नहीं दिखाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली अपन जानते हैं कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, जो उनकी फेस वैल्यू है वहाँ तक का पैसा मंगाया जा सकता है, मतलब कि अनकॉल्ड, फेस वैल्यू नहीं सॉरी, जो अनकॉल्ड अमाउंट है उतना ही मंगवाया जा सकता है, उससे ज़्यादा पैसा उनसे नहीं मंगवाया जा सकता है। तो अगर ये फुल्ली पेड है, मान लीजिए ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले जो है इन्होंने जितने शेयर होल्ड कर रखे हैं उतने अगर फुल्ली पेड है, तो उस केस के अंदर अगर हम ये लिख रहे हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस है, मतलब कि हम कह रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट से हम पैसा मांग रहे हैं, क्या हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट से पैसा मांग पाएंगे, क्या नहीं मांग पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी और वो फुल्ली पेड है, तो उस केस के अंदर ये माइनस में नहीं लिखना है। सर फिर ये कहाँ से क्या करेंगे, इस अमाउंट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले को कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे। तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक जो है वो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वापस पॉजिटिव नहीं आ जाता, तब तक इसको यहाँ इसकी कैलकुलेशन जो भी होगी ये नेट अमाउंट लेके कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे। उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नेगेटिव लिखा जा सकता है अगर उनका क्या है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, देना बाकी है और उनसे पैसा लिया जा सकता है। मान लीजिए उनके 1,000 शेयर है और हर शेयर पे 5 रुपए इनके बाकी है, अनकॉल्ड कैपिटल है, तो उस केस के अंदर 5,000 रुपए इनसे मंगवाए जा सकते हैं। तो 30,000 माइनस है, तो मैक्सिमम इसको माइनस कितना लिखा जाएगा, -5,000। बाकी के 25,000 जो वो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से लेस करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए एक वापस, क्योंकि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। अगर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट से आप 30,000 रुपये मांगे, क्या मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना पैसा उनका शेयर पे उन्होंने कहा था उतना पैसा दे सकते हैं। तो अगर वो फुल्ली पेड है और फिर माइनस आ गया है, तो उस केस के अंदर यहाँ जितना अमाउंट है वो क्या करेंगे, ये कैलकुलेट जरूर करेंगे, लेकिन ये अमाउंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लिख देंगे 0, और ये जो -30,000 ये क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से लेस कर देंगे। अगर इनका कुछ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, मतलब कुछ अनकॉल्ड अमाउंट है या उन्होंने गारंटी दे रखी है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो उतने तक का अमाउंट जो वो माइनस में लिखा जा सकता है। जैसे 1,000 शेयर है और 5 रुपये एक शेयर पे देना बाकी है, तो 5,000 रुपये जो वो इनके बाकी है, तो उस केस के अंदर 5,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 5,000 रुपये माइनस से लिखेंगे और बाकी का 25,000 रुपये माइनस किस में करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या कहा गया है कि भाई इनको माइनस में नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि शेयर होल्डर है अल्टीमेटली ये, और इनसे पैसा मंगवाया उतना ही जा सकता है जितना उनका अनकॉल्ड है। अगर उनका फुल्ली पेड है और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस में आ रहा है और आप इसको क्या कर रहे हो कि आप ये बता रहे हो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट से इतना पैसा लेंगे, तो क्या उस केस के अंदर वाकई ले पाएंगे, क्या नहीं ले पाएंगे। समझ आ रही बात? तो उस कारण क्या कहा गया कि अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस में आ जाता है, तो ये अमाउंट जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो लिख दीजिएगा 0, और ये जितना माइनस अमाउंट है वो क्या कर दीजिएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से लेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये ग्रुप का नुकसान जो माना जाएगा। फिर उसके बाद में क्या कहा गया कि अगर इनका बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है कुछ अमाउंट, कि भाई 1,000 शेयर इन्होंने ले रखे और 5 रुपए इनके अनकॉल्ड है, तो 5,000 रुपए इनसे मंगवाए जा सकते हैं, तो इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जो है वो माइनस लिखा जा सकता है। एसेट साइड में कह सकते हैं कि लिखा जा सकता है कितने से, 5,000 से, क्योंकि इससे पैसा कितना लिया जा सकता है, सिर्फ 5,000 से लिया जा सकता है, उससे ज्यादा जो वो नहीं लिया जा सकता। उसके बाद में है, अगर स्मॉल स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अपन कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन चंक्स, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी 2% कर दिया, कभी 3% कर दिया, तो उसमें क्या होता है, प्री पोस्ट करने में जो वो पता ही नहीं चलता कि किस डेट को कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो उस केस के अंदर उन्होंने क्या कहा कि लास्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसी को आप इन्वेस्टमेंट की डेट मान सकते हो,
क्यों कंपनी क्या करती है, कभी 2% खरीदा, कभी 3% खरीदा, कभी 4% खरीदा, तो फिर हर यूजर को उस दिन जो उसका प्री देखना, उसके बाद में उसका पोस्ट देखना, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई लास्ट डे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था उसे आप डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। सेक्शन 21 जो है वो प्रोसीजर बताता है। वो कहता है कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है आपको तो मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। वो ये नहीं कहता कि आपको बनाना ही है। तो हमने कहा कि फिर क्यों बने, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 129(3) जो कि क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी है तो उसे अपने स्टैंड अलोन जो उसके खुद के अकेले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है उसके साथ साथ उसे क्या करने होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना के प्रेजेंट करने होंगे। क्या लिखा है, वेयर ए कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी, एक या एक से ज्यादा सब्सिडी और या एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट कंपनी के लिए जो है वो एक और एस दे रखा है जो कि अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उस केस के अंदर क्या कहा गया कि अगर कंपनी के एक या एक से ज्यादा सब्सिडी या एसोसिएट कंपनी है तो उस केस के अंदर उसे अपने स्टैंड अलोन मतलब कि अकेले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ उसे क्या करना होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी भी बनाना होगा। And all the subsidiary and associate company in the same form and manner as that of the own and with the applicable accounting standard which shall also be laid before the annual general meeting of the company along with the laying of its financial statement। और वो उसने कहा कि उसी तरीके से बनाओगे जैसे आप खुद के अकेले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वैसे के वैसे। और जब आपके जनरल मीटिंग हो तो आप अकेले के अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल मीटिंग में रख रहे हो उसके साथ साथ ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जनरल मीटिंग के अंदर रख दीजिएगा। फिर ये जो है ये क्वेश्चन कल पूछा ही था आपका कि अगर कैपिटल रिजर्व या गुडविल में चेंज होगा क्या अगर बोनस शेयर प्री एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट से करें तो नहीं होगा चेंज, और अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस शेयर इशू करते हैं तो चेंज होगा। क्लियर है भाई, इस यहाँ तक में कोई पॉइंट हो, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है।